बाजार बोलता है इसमें एफआईज का डेटा से शुरुआत करते हैं। कल एफआईज ने खरीदारी की। कल डीआईज ने भी ब्लॉक डील के जरिए काफ़ी बड़ी खरीदारी की है, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट और कई कंपनियों की डीआईज के साथ ब्लॉक डील हुई हैं। तो डीआईज की जो बाइंग है उसमें ब्लॉक डील का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 7797 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज की तरफ से देखने के लिए मिली। एफआईज ने करीब 1616 करोड़ रुपए की बाइंग की है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से वहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कल डाउ जोन्स किस तरह से क्लोज हुआ, तो डाउ जोन्स पे तो कल प्रेशर था। कल सभी वर्ल्ड मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर एक बार के लिए देखने के लिए मिला। करीब 0.25% डाउ जोन्स गिरता हुआ दिखाई दिया। शंघाई और हैंसेंग इस समय लाल निशान में जरूर बने हुए हैं, लेकिन निकाई और कोस्पी यहाँ पर अच्छा ग्रीन मार्क बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन्स जो हैं ये अपने एंड पॉइंट की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, जिसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स अब थोड़े स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जो मंदी में हैं। तो तेजी दिखाने वाले शेयर में वॉक फार्मा 7.5%, जायडस वेलनेस 7%, गैब्रियल करीब 5.5% है, इंडसइंड बैंक करीब 5.5% और ईएमआईएल करीब 4% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो गिरावट देखने वाले शेयरों में ओरिएंट सीमेंट 14%, हिंदुस्तान जिंक 5%, स्टरलाइट टेक 3%, कॉनकोड बायोटेक और ये गरवारे हाईटेक का ये करीब 2.25% नीचे है। स्टरलाइट टेक में आज काफ़ी दिनों बाद 3 दिन के तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। हिंदुस्तान जिंक में ब्लॉक डील और साथ ही जो उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ये काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है। एक बार बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल खबरों में देखें तो ईरान इजराइल जो कि इस समय की हाईलाइट बना हुआ है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बिना शर्त के सरेंडर कर दे। मतलब खेमनेई जो हैं जो वहाँ के हेड हैं उनको बोल दिया है कि अब आप बिना शर्त के सरेंडर करो। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उसके आगे कि खेमनेई को मारना आसान है, हमें पता है कि वो कहाँ छिपा हुआ है और हमारा कोई इरादा नहीं है उसको मारने का, क्योंकि और दूसरा कि आम जनता पर मिसाइल चलाना गलत है। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद करना होगा, उस पर कोई बातचीत ही नहीं होगी अब, और सीज़ फायर करना ही नहीं है जब तक कि समस्या ख़त्म ना हो। और समस्या क्या है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और इन्हीं सब खबरों की वजह से कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा कच्चे तेल में उबाल आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि ईरान की तरफ से भी हमले तो इंटेंसिफाइड हैं, लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका खुल के इजराइल के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है और उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि युद्ध में एक क्लियर कट स्थिति दिख रही है, क्योंकि ईरान के साथ अभी तक खुल के कोई भी सामने नहीं आया है। तो ईरान अकेला लड़ रहा है और अगर अमेरिका का साथ मिला तो ये युद्ध एक तरफा हो जाएगा, जिसकी निपटने की समस्या जल्द ही आपको आती हुई हो सकता है दिखे, क्योंकि ईरान पर जो हथियार हैं ये माना जा रहा है कि उनका 1/3 जो हथियार हैं वो ख़त्म भी हो चुके हैं। अब ज़्यादा उन पर वो शायद नहीं लड़ पाएंगे ज़्यादा दिन तक। रचित भाई, 5 दिन में उनके 1/3 हथियार खत्म हो गए, ऐसा इसराइल के इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए तो ये तो क्लियर हो गया कि अब इसराइल के साथ है कौन, और ईरान के साथ कोई खुलकर अभी तक बोल नहीं पाया। कोई इस्लामिक कंट्री नहीं बोला, कोई उनके आसपास का पड़ोसी मित्र नहीं बोला। अब ऐसे में आप बताएं कि ये जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ये तो क्लियर हो जाता है कि युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। शायद मार्केट उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्रूड क्यों नहीं कर पा रहा? सर, क्रूड क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण है। ईरान, हम देखें, इंडिया के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है। और क्रूड का डिस्टरबेंस आप देखिए, ईरान में जब भी डिस्टरबेंस हुआ है हिस्टोरिकली भी हमने देखा है, क्रूड में आपको डिस्टरबेंस देखने को मिला है। जैसे ही ये वॉर छिड़ा था तो एक स्टेटमेंट भी आ गया था और कंट्रीज से कि इस तरीके से आपको क्रूड में डिस्ट्रप्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सर, हो सकता है नाम मैं गलत दूं, स्ट्रेट ऑफ होमार्स करके एक पूरा का पूरा रीजन है जहां से आपका ऑयल एंड गैस सप्लाई जो है ना वो प्रॉपरली हो पाता है। बहुत पतला रीजन है और उसमें ईरान का डोमिनेंस है सर। ईरान ने अगर वो पर्टिकुलर रीजन को बंद कर दिया तो ये जितना भी आपका क्रूड और गैस का सप्लाई होता है ना, उसको रूट बड़ा लेना पड़ेगा, और वो बड़ा रूट जो है वो टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होती है। उस अनसर्टेनिटी को लेके चलते हुए ये क्रूड में आपको एक वापस से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन जो आप शेयर लेकर आ रहे हैं,
बातें आ रही हैं फ्रेट रेट्स बढ़ेंगी, और फ्रेट रेट्स बढ़ेंगी तो काउंटर्स लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन और जी शिपिंग, और नॉट टू फॉरगेट सर, कुछ टाइम पहले सुमित सर के शो में ये 198 पे इस पे एक बाय कॉल भी हमने सजेस्ट करी थी। ये 240 242 तक गया भी था इसी वीक में, उसके बाद कूल ऑफ किया क्योंकि क्रूड भी कूल ऑफ कर रहा था, और ऐसी बातें भी आ रही थी कि शायद वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसमें जो एक रोक की बात है वो रोक नहीं लगती हुई दिखेगी। बट एक चीज मैं और ऐड करता हूं सर, ये मतलब मुझे नहीं पता कि लोग कितना इस चीज को सही समझेंगे या गलत समझेंगे। जो ये लोग एक्शन ले रहे हैं वो ठीक है, बट जिस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है ना, और जिस तरीके से अब ईरान और इसराइल और यूएस आउट एंड ओपन आके, मतलब आप देखिए फ्रेंच प्रेसिडेंट को भी कल उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, फिर वो G7 से भी वॉकआउट करके चले गए। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड अब ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज अगर इसी तरीके से चलती रही, हो सकता है ईरान ना रिटेलिएट करे, हो सकता है ईरान के साथ कोई और आगे खड़ा ना हो, बट अगर ये बात हमने यहाँ नहीं रोकी ना, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है, और वो वहां पे भी ऐसे ही पोजिशनिंग करने की सोचेंगे। तो वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि जिस तरीके से हो रहा है, और ये जो एक ग्लोबल गुंडागर्दी आप बोलिए इसको चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक पूरे सिस्टम के लिए घातक है, और इस पे रिटेलिएशन तो आने वाला है, इफ नॉट ईरान देन सम अदर कंट्री, और वो प्रॉब्लम और बढ़ाता हुआ देखने को ही मिलेगा। आपने शिपिंग की बात की सर, शिपिंग के रेट्स ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए हैं, 50% तक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बढ़ा, हमने कल डिस्कस भी किया था इनफैक्ट, और शिपिंग कंपनीज में एक सर्च भी आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सर ये जो सर्च है ये फंसने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर ईरान वाला युद्ध ये ख़त्म हो जाता है या ईरान समझौता कर लेता है, क्योंकि देखिए पूरा कंट्री को तो स्टेक पर नहीं लगा सकते आप, कितने दिन तक लड़ोगे एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के चक्कर में, और अगर आपको लग रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं पाओगे इस परिस्थिति में, तो क्यों ही अपने देश को बर्बाद करना, शांति से कभी फिर जाके भविष्य में प्लान कर लेना। तो सर ऐसे में ये जो चीज़ें आ रही है, जैसे क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर ऊपर आए थे, या क्रूड ऑयल की वजह से जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नीचे आई थी, या शिपिंग के शेयर ऊपर आए थे, ये सब टेम्परेरी है, तो इनमें किस तरह से पोजीशनिंग करें? विवेक सर देखिए, इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो पहले अभी एक्सप्लेनेशन में नहीं ऐड कर पाया। दिस इज द न्यू नॉर्मल। आप देखिए रशिया यूक्रेन हमने सोचा था अभी खत्म हो जाएगा, जब चालू हुआ था अरे ओवर द वीकेंड छोटा सा यूक्रेन बड़ा रशिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हुआ फोर्टनाइट, फिर हुआ महीना, फिर हुआ क्वार्टर, फिर हुआ साल, सर अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन ईरान और इसराइल की तो है नहीं, मगर मैं वापस एक चीज आपको बोल रहा हूँ सर, अंडरटोन को रीड अगर हम करेंगे ना, अंडरटोन में कोई भी अभी एग्रेसिवली आगे आगे नहीं कर रहा है बात, और हो सकता है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि सर एक चीज आप देख के चलिएगा, रशिया अभी कुछ कर नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रशिया कुछ नहीं करेगा। रशिया अपने वॉर से जूझ रहा है वो बात अलग है, बट रशिया किस तरीके से सपोर्ट में, या इनकी जो लॉबी है, ये जो एक दूसरा वर्टिकल जो है ना, वो भी शांति से जरूर बैठा हुआ है, अंदर क्या अंडरटोन चल रहा है नोबडी नोस। मैं वापस एक चीज बोलूंगा सर, ईरान इज जस्ट अ बिगिनिंग, दे विल ब्रिंग इन मोर कंट्रीज इनटू दिस। ये ग्लोबल डोमिनेंस जिस तरीके से रजिस्टर करना चाह रहे हैं ना, ये तरीका सही नहीं है, और कहीं ना कहीं देखिए यूएस का तो सर हर जगह एक ही हिडन एजेंडा होता है, आप वॉर करो मेरे से हथियार खरीदो, मेरी इकोनॉमी जो है वो हथियार से चलती है, तो यूएस विल ऑलवेज प्रोपेल इट। इसराइल के अपने अलग पर्सनल इंटरेस्ट है, बट सर मुझे ये लग रहा है कि आज आप ईरान अगर 2-3 दिन 4 दिन में खत्म होते हुए देखते हैं, अगर होता है तो, बिकॉज आई समहाउ हैव पर्सनल फीलिंग कि अभी ईरान के सपोर्ट में देयर आर सर्टेन पीपल हु आर गेटिंग रेडी, और अगर खत्म हो भी जाता है ना, तो विद इन अ फोर्टनाइट या विद इन अ मंथ आप एक और कोई ऐसा वॉर देखेंगे, फिर वही हम बाल्टिक इंडेक्स की बात करेंगे या क्रूड की बात करेंगे। दिस इज द न्यू नॉर्मल, और अब ये वॉलेटिलिटी आपको आने वाले समय में और गहराती हुई ही दिखेगी। स्टेबल मार्केट्स या स्टेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फॉर द टाइम भी हम नहीं देख रहे हैं कि वापस आएगी। दिस इज द न्यू नॉर्मल, आपको सुनने को मिलता ही रहेगा, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, सो वी हैव टू ब्रेस आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। तो वॉर भी अब न्यू नॉर्मल हो गया, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। कभी हमने सोचा नहीं था कि वॉर को भी हम इतने हल्के में लिया करेंगे। लोग भाग रहे हैं, लोग बंकरों में छिप रहे हैं। जी सर।
सर देखिए, जहां हो रहा है वहां तो प्रॉब्लम है ही, मगर मैं एक चीज बोलूंगा सर, और बचपन में हमने जरूर, मतलब आपने भी, खैर आप तो थोड़े स्टूडियस टाइप के रहे, मैं थोड़ा सा नटोरियस टाइप का था। अरे सर तो नहीं। बचपन में ना, जब बहुत ज्यादा पापा का डर होता था ना और सारी चीजें होती थी, तो मम्मी एक ही चीज बोलती थी, भाई इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। सर मार्केट ने बिल्कुल वही सिचुएशन पे आपको लाकर खड़ा कर दिया कि मार्केट को आपने कंटिन्यूसली इतनी बार डरा दिया ना, अब मार्केट बोलता है मैं तो नहीं डरता, मैं चल रहा हूं अपनी चाल, आपको जो करना है करो। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, तुमको न्यूक्लियर अटैक भी करना है ना तो मैं नी जर्क रिएक्शन दे दूंगा, बट उससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करना, मैं तो अपनी चाल अब खुद ही चलने वाला हूं, आई एम नॉट सही बात है। बॉदर्ड। तो सर जहां हो रहा है वॉर, जहां फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, जहां किलिंग्स हो रही हैं, वो तो है ही, बट जो अब हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनता जा रहा है ना सर, ये नया नॉर्मल है। मतलब आप देखिए कितना यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है, रशिया में भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई समझने को तैयार नहीं है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, और हर वो इंसान जो ये सोच रहा था ना कि ये सीज फायर क्यों हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, सर आज समझ में आता है कि कितना सेंसिबल डिसीजन था कि हम पीसफुली बैठे हुए हैं, वी प्रूव्ड आवर मेटल, वी प्रूव्ड आवर पॉइंट, और उसके बाद हम साइडलाइन हो गए थे, 2 से 3 दिन ही लगते हैं आपको। फिर जो आप करते हैं ना, वो एक बारबेरिक बिहेवियर है जो कि रुकना चाहिए बट नहीं रुक रहा है, बट मार्केट अब उस चीज को डिस्काउंट करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक बात है। युद्ध रुकने चाहिए, युद्धों में कोई फ़ायदा तो है नहीं, पता नहीं, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, जान का भी, और पता नहीं कितनी फैमिलीज़ को मार झेलनी पड़ती है। कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में 5% की तेज़ी आती हुई दिखाई दी है, ईरान इजराइल टेंशन का असर था। लेकिन सर आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो है फेड की मीटिंग, जिसका कि अनाउंसमेंट आ जाएंगे आज रात को इंडियन टाइम के अनुसार, और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो कल के मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। फेड मीटिंग से पहले एफआईज का लौटना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरा घोषणाएं आज होंगी। हालांकि इंटरेस्ट रेट में तो कोई कट की उम्मीद नहीं है, लेकिन फेड चेयरमैन पर अब थोड़ा प्रेशर बन रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट कट भले ही मत करो, लेकिन स्टेटमेंट तो ऐसे दो जो कि ठीक हो, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके देश में बढ़ नहीं रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं। तो क्या लगता है सर, उनका अगर स्टेटमेंट आता है कि ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, बाकी अर्थव्यवस्था ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर से रेट कट आ जाएगा, अगर ये कमेंट्री रहती है, अगर ये कमेंट्री रहती है तो क्या होगा, और अगर ये कमेंट्री के विपरीत आ जाती है तो क्या होगा कल? सर देखिए, अब ये भी ना एक ऐसा इवेंट बनता हुआ आपको दिख सकता है जो कि शायद हम ना ओवर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर एक और चीज आपने देखी होगी, मतलब हमारे ना इंडिया में एक पॉलिसी होती है कि जो भी मतलब हमारी भी एक पैनल पूरा होता है मेंबर्स का, जैसे एमपीसी की मीटिंग हम बोलते हैं, तो उसके मेंबर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट कमेंट्री सिर्फ गवर्नर देते हैं। वहां सर सब अलग अलग निकल के अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग अलग कमेंट्री करके आ जाते हैं, कई कबार वो फेड चेयरमैन के अगेंस्ट भी बोल कर आ जाते हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर चीज है, क्या ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी? मैं कहूंगा क्योंकि हम ना एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा होता है, फिर ये डायरेक्शन आता है, फिर ये डायरेक्शन आता है। सर कोई भी आप रेट कट तो अभी नहीं कर रहे, आप अभी स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम आगे भी रेट कट नहीं करेंगे, मार्केट एक नीजक रिएक्शन करेगा, नीजक रिएक्शन करने के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। आप कभी और किसी प्रेस स्टेटमेंट में बोल दीजिएगा कि हम सितंबर में रेट कट की बातें कर रहे हैं, मार्केट फिर एक अप ट्रेंड आपको दिखाएगा, फिर वापस वो सेटल हो जाएगा। तो सर अब इनकी भी जो सिचुएशन हो रही है ना, एंड द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट ही शेयर्स विद डोनाल्ड ट्रम्प, और जो इनके बीच का टसल है, जो कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ मुझे नहीं लगता। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं और मार्केट अगर नीचे खुलता है तो नीजक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे और ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मेरी समझ से कोई डायरेक्शनल चेंज आ जाए वो अभी नहीं लगता सर। जो हम ऑलरेडी झेल रहे हैं ना, उसके सामने ये स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है, बट डायरेक्शनल चेंज का सिग्निफिकेंस रखे वो नहीं लगता। सर देखिए, आज आईटी इंडेक्स 250 पॉइंट नीचे है, और अगर अमेरिकन इकोनॉमी ठीक है, हालांकि 250 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, इतना बड़ा मार्केट है, अब इतने बड़े इंडेक्स हो गए सर, रोज के 250 पॉइंट 300 पॉइंट को क्या ही देखना। लेकिन बात ये हो जाती है कि अभी तक 2-3 दिन से आईटी इंडेक्स संभाल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि फेड की कमेंट्री जो होगी वो थोड़ी ठीक ठाक आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरह का आईटी सेक्टर का बिहेवियर चल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग माने या कोई खतरे का इंडिकेशन माने कि
अमेरिका वाले कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर देंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका वाले कुछ भी उल्टा करेंगे तो सीधी चीज़ है, पहले तो आईटी सेक्टर की पिटाई होती है, उसके बाद बाकी सेक्टरों की शुरुआत होती है। कोई डरने घबराने की बात तो नहीं है ना सर आईटी में? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट देखिए, जिन लोअर लेवल से इसने बाउंस बैक दिखाया है, जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग है विच इज अ नेचुरल फिनोमेना। और सर एक और चीज होती है ना कि आप ऐसा कोई भी इवेंट जिससे आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं कि मान लीजिए यहाँ से अगर 2-5% नीचे कुछ मिलता है तो हम वापस उठा लेंगे। बस वो स्मोकिंग ऑफ द क्रीम वाला काम हो रहा है, और इससे ज्यादा कुछ होता हुआ मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लग रहा सर। उसके साथ साथ अभी देखिए, आज खबर नहीं आई है बट हफ्ते में एक दो बार खेलते कूदते एक न्यूज आ जाती है कि हमारा जो यूएस के साथ टैरिफ डील है वो क्लोज होने वाला है। वो 10 तारीख तक रुक गए, वो 11 तारीख तक रुक गए। अभी आप देखेंगे हो सकता है कल ये नेगेटिव स्टेटमेंट आए और कल यही खबर वापस से रिसर्फेस कर जाए। तो मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर एंड देयर, देर इज सो मच ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड एवरीथिंग अराउंड, कि मार्केट ने ना अपने आप को नम कर लिया है। मार्केट की अगर आप समझ देखें, मार्केट बोल रहा है भाई साहब तुम लोग सब सेटल हो जाओ, उसके बाद मुझे बता देना क्या करना है। मार्केट बिल्कुल ना ऐसा हो गया है कि एक घर में इतने कलेश हो गए हैं कि जो घर का बच्चा है ना वो समझ ही नहीं पा रहा है किस डायरेक्शन में मूव करना है, इसीलिए वो चुपचाप होकर बैठ गया है। तो ये छोटे मोटे है ना कि बर्तन वहां से फेंक दिया और उसने उसको चप्पल फाड़ दी, उसको तो मार्केट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अब अपने आराम से बैठे हुए और देख रहे हैं, बोले भाई साहब आप लोग सब क्लियर करके बता देना, तब मैं उठ के चलना चालू कर दूंगा। फॉर द टाइम मुझे हिलने के लिए मत बोलो, क्योंकि मेरे को सेंस तो कोई भी बनाता हुआ नहीं दिखा। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। क्योंकि मैं अभी किसी से बात कर रहा था पीछे, तो फैमिली में ही, तो मेरी वाइफ बोलती है कि ये जो बच्चे हैं कहीं बम फट जाता है, जो फिलिस्तीन में है या इज़राइल में है या कहीं भी, तो ये देखने क्या जाते हैं, मतलब इनके मम्मी पापा देखने जाने कैसे देते हैं, मतलब बम फट गया, नुकसान हो गया, ये देखने क्या जाते हैं, उनको डर नहीं लगता? तो मैंने उनसे यही बोला कि जब रोज़ रोज़ की स्थिति होती है तो ये नॉर्मल हो जाता है उन लोगों के लिए। अब वो जिस दिन उन पर ही पड़ता है तभी वो सीरियस होते हैं, वरना उनके लिए अब नॉर्मल हो जाती है। मतलब नॉर्मल नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली लेना पड़ता है। आप रोज़ डर के रात को सोओगे, 1 रात सोओगे, 2 रात सोओगे, 10 रात सोओगे, फिर उसके बाद 11वीं रात आपको थोड़ा थोड़ा डर जो होगा वो ख़त्म होता जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर, यही हो रहा है इस समय, मार्केट में भी यही हो रहा है कि रोज़ युद्ध 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 सुनते सुनते अब मार्केट भी, आप देखो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी सर उतना नहीं डरा था मार्केट। या टेल मी सर एक और चीज मैं आपको ऐड करता हूं जो कि शायद हमने पहले में डिस्कस करी होगी। सर हमारे जब बच्चे आज से 1-1.25 साल पहले तक ना हम उनको ये बताते थे भाई यूएस इज द मोस्ट पावरफुल नेशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बच्चों को सीख जो आपने दी बच्चों ने वो मान लिया। अब सर बच्चे इस बात को लेके इतना नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं शायद हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी, द वे डोनाल्ड ट्रंप इज बिहेविंग सर, हमारी ये जो पूरी जनरेशन है ना इसको करप्ट कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अनडिसाइसिवनेस इज द न्यू नॉर्मल फॉर देम। वो बोलते हैं ठीक ही तो है, कल मेरा ये खाने का मन कर रहा था आज नहीं कर रहा, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो, ट्रंप को भी तो देख लो। अरे भाई खाना एक अलग डिसीजन हो गई, वो देशों के देश को मोबिलाइज करने की बात कर देते हैं भाई साहब एक रात में। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। एंड ग्रोइंग अप ईयर्स में जब आप ऐसा, क्योंकि सर जब हम बड़े हो रहे थे हमने डिसिप्लिन, एक हायरार्की, बिल्कुल एक सिस्टम, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चीजें पढ़ी, एक्सपीरियंस करी, इसलिए हम इसकी वैल्यू जानते हैं। ये तो कर ही नहीं रहे ना सर। इनके लिए तो सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पे, वहां गिर रहा है बॉम्ब हमारे यहाँ भी गिर सकता है बॉम्ब। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कैजुअली टीवी पे सारी बातें हम लोग देख रहे हैं, बच्चे बोल रहे पापा यहाँ कहीं गिर सकता है, तो गिरेगा तो हम देखने चलेंगे क्या, क्या होगा। डर नहीं है सर। मतलब कारगिल हो रहा था, आप याद करिए हम बच्चे थे जब कारगिल हो रहा था, हमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं कितना एम्पलीफाई हो जाएगा। आजकल के बच्चों को, हम लोग सर जयपुर में रहते हैं, राजस्थान बॉर्डर इज द बिगेस्ट बॉर्डर दैट वी शेयर विद पाकिस्तान। जैसलमेर, बाड़मेर, इस एरिया की बातें चल रही थी, बट 2-3 days डाउन द लाइन बोलते पापा एक बार चलो देख कर तो आते हैं ओवर द वीकेंड की वहां पे क्या हुआ है। सो और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये जिस तरीके से सारी चीजों को स्ट्रक्चर कर रहे हैं सर, डिसिप्लिन हमारी पूरी सोसाइटी में से खत्म हो जाएगा अगर ये इंसान ऐसे ही बिहेव करते रहे। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और इनफैक्ट इस चीज़ से सभी लोग परेशान हैं, इंटरनेशनली लीडर्स भी परेशान हैं,
क्योंकि देखिए पॉलिसी को यू टर्न मारना, आप ठीक है अपने स्टेटमेंट को मार रहे हो, छोटा मोटा कुछ घर की बातें पर्सनल फ्रंट पे कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप पॉलिसी फ्रंट पे यू टर्न मार रहे हो और इतना तेज़ी से मार रहे हो कि एक एक दो दो दिन में, तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स की तो बिल्कुल इस समय रातों का चैन उठा पड़ा है। क्योंकि अभी आप देखो कि क्रूड ऑयल से नीचे जब क्रूड ऑयल 60-65 की रेंज में था तो लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे थे। आज जब 75 आ गया तो उन्हीं से डर लगने लगा। वही चीज़ें पोर्टफोलियो में आपको डर आ रही हैं। अब यही चीज़ें हैं जो कि आपको, अच्छा अब आपको ये भी नहीं पता कि ये कितना इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिफाई हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रोक दी, 20% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वहाँ से जो आवाजाही है वो रुक गई, तो मामला ख़राब हो जाएगा। वही चीज़ नॉर्मल हो गई तो फिर 60 आ जाएगा। अब यही नहीं पता कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। अब आप इंडिया में बैठ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे डिफाइन कर लोगे कि वहाँ हो क्या रहा है? आप जो पढ़ रहे हो वही ठीक है और जो स्टेटमेंट सुन रहे हो वही ठीक है। सर रचित भाई, थोड़ा सा जल्दी से कुछ खबरें और लेता हूँ, फिर और बातों को डिस्कस करते हैं। F&O एक्सपायरी सर, यहाँ पर भी एक नया विवाद जो था चल रहा था वो अब फाइनली एंड हो गया NSE BSE का, कि NSE पर जो F&O की एक्सपायरी होगी वो मंगलवार को होगी और BSE पर जो एक्सपायरी होगी वो गुरुवार को होगी। अब इससे सर वॉल्यूम शिफ्ट होने की कुछ चांसेस हैं क्या? क्योंकि BSE लेट हो जाएगा अपने यहाँ एक्सपायरी कराने में, तो सारे जो रोल ओवर हैं वो तो मंगलवार को NSE ले जाएगा। तो क्या करें सर BSE पर? सर मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। अच्छा। वेरी फ्रैंकली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और मैं सर इसका ना आपको एक उल्टा व्यू पॉइंट और दे देता हूँ। आप सर एक चीज समझिए ना कि जो ट्रेडर्स हैं जो कि ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और वीकली उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनके लिए जो बड़ा थीटा मूवमेंट या बड़ा टाइम स्पैन जो है वो बीएससी देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्ट्रा व्यू, यू में थिंक ओवर इट कि क्या है। क्योंकि सब लोग अभी बोल रहे हैं एनएससी का एडवांटेज हो गया, मैं बोलता हूँ सर मेरे को तो बीएससी में लग रहा है। मेरे को मंडे टू थर्सडे का एक्सपोजर, मंडे टू फ्राइडे मार्केट होता है, मंडे टू थर्सडे का एक्सपोजर तो बीएससी दे रहा है। मंडे खुला और ट्यूसडे बंद हो गया, एनएससी एक्सपायरी हो गई, थर्सडे तक का एक्सपोजर तो बीएससी दे रहा है ना सर। नहीं सर, तो उसकी अगर जो मुझे कोई वीकली बिल्कुल होगी उसकी डिविडेंड मिल वीकली रहा है, होगी तो मंगल से मंगल होगी, तो सर दिन तो उतने ही मिलेंगे आपको। दिन तो उतने मिलेंगे सर, मगर आप एक चीज देखिए ना कि क्लोजर टू एक्सपायरी थीटा डी के ज्यादा जल्दी होता है। 2 दिन की आपको छुट्टी हो गई सैटरडे और संडे, उसमें थीटा डी के और एम्पलीफाइड हो गया। तो जो ओवर द वीकेंड वाली पोजीशन है उसमें तो एनएससी का थीटा डी के ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना एज कम्पेयर टू बीएससी। तो वीकली अगर मुझे में वीक लॉन्ग एक्सपोजर रखना है तो मैं तो बीएससी में ज्यादा कंफर्टेबल। वाई आर पीपल सेइंग कि ये फ्लिप हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब सर बात कर लेते हैं इसी चक्कर में बीएससी के स्टॉक की। देखिए ऑफ हाइज कितना करेक्ट कर गया है, अगर इसको हम क्लोजली देखें तो सर अब करंट वैल्यूएशंस पे बीएससी में कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये चल रहा है, आप देखिए 3000 और लेवल्स पे ये टॉप आउट किया था और अब ये 2600 पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टॉप से अच्छा करेक्शन आ गया। मैं कहता हूं अगर आपको नेगेटिव लग रहा है थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, 2450 2465 2460 के आसपास इतना सपोर्ट आएगा। वहां मैं तो कहूंगा कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको बीएससी में, आप बाय कर सकते हैं। आई डोंट रीड इट एज नेगेटिव। या तो सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पिछले 3 4 6 महीने में इतनी न्यूज को हम रीड और ओवर रीड और समझ चुके हैं ना, अब ढीठ हो गए हैं हम लोग। जो आप बोल रहे थे ना पोर्टफोलियो मैनेजर्स, सर ढीठ हो गए हमको। कुछ ऐसा लगता है अरे कोई वैल्यू नहीं किसी भी न्यूज की, सारे भाव वापस आ जाएंगे। सर 2460-65 के आसपास आए, वहां पे एक बार पोजीशन बना लीजिए, वापस ऊपर की ओर चलने लग जाए। चलिए ठीक है। तो ये रचित भाई ने बात बता दी है बीएससी को लेकर। तो बीएससी पर इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब अगला काउंटर सा वेदांता। आज इसमें बोर्ड बैठक होने जा रही है और 24 जून को रिकॉर्ड डेट रहेगी जो भी आज डिविडेंड अनाउंस होता है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 से 12 रुपए का डिविडेंड कंपनी दे देगी, जो कि इनकी हिस्टोरिकल ट्रेंड देखकर लगता है, क्योंकि मई जून में जो भी डिविडेंड आता है वो इतनी रेंज का रहता है। क्या लगता है सर, 10-12 रुपए का डिविडेंड मिले तो उसके लिए प्ले करना चाहिए शेयर पर? सर देखिए वैसे आप देखें ना वेदांता का, जैसा कि आप बता रहे हैं डिविडेंड बहुत अच्छा रहा है हमेशा, 9.57 इसका डिविडेंड यील्ड है। और सर मैं आपको एक और चीज ऐड कर लूं, आप डिविडेंड के लिए नहीं, आप आने वाले इवेंट्स के लिए इसमें प्ले करिए। और आने वाले इवेंट्स जो हम सितंबर में देख रहे हैं ना, इनका और आप डाइवर्स और डीमर्जर होगा और वैल्यू अनलॉकिंग होगी,
उसके लिए अगर आप प्ले करना चाहे तो एक लेवल है, लेवल में बताया तो सर 462 रुपए, 462 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करता है ना, फिर आपको वापस 508 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, तो आप उसके लिए जरूर प्ले कर सकते हैं। डिविडेंड के लिए आई थिंक नॉट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट, सिर्फ डिविडेंड नहीं, वैल्यू लॉकिंग के लिए 62 के ऊपर जाए, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए।